सुनो सुनो सुंदरबन के सभी पक्षियों सुनो, 26 जनवरी को सभी पक्षी महाराज के दरबार में सुबह 9 बजे पहुंच जाएं। महाराज के दरबार में 26 जनवरी को का ध्वजारोहण होगा। सुनो 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 जंगल के सभी पक्षियों सुनो। इस घोषणा को जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया ने भी सुना। वो बहुत गरीब थी। टूनी का कोई नहीं था। वह अनाथ थी। जंगल के सभी पक्षी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। टूनी बंटी कबूतर की दुकान पर जाती है और उनसे बोलती है, बंटी अंकल, मुझे भी एक झंडा दे दो ना, मुझे भी महाराज के ध्वजारोहण में जाना है। क्यों रे चिड़िया, सुबह सुबह मैं ही मिला था तुझे चूना लगाने के लिए। चल भाग यहाँ से, जेब में पैसे है नहीं और चली आई ये झंडा खरीदने। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर की दुकान से थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाती है और फिर वह खुद से ही बोलती है, मैं कैसे अभागन हूँ, गणतंत्र दिवस भी मैं नहीं मना सकती हूँ। तभी टूनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा बंटी कबूतर की दुकान पर झंडा खरीदने के लिए आता है। अरे बंटी भाई, मुझे 10 झंडे दे देना और साथ में कुछ तिरंगा पतंग भी दे देना, और ये लो पैसे। अंकल कालू अंकल, मुझे भी एक झंडा दिला दो ना, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं भी महाराज के ध्वजारोहण में झंडा लेकर जाना चाहती हूँ। तू फिर चली आई मेरे सामने, अपना ये मनहूस चेहरा लेकर दूर हट और अब कभी मेरे नजरों के सामने मत आना। सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लिया, अब पूरा दिन मेरा खराब जाएगा। बंटी कबूतर की बात सुनकर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है और फिर वह रोती हुई दुकान से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। क्या बुराई है मेरे चेहरे में, जिसे देखो वो मुझे भला बुरा कहता है। मेरी क्या गलती है, मेरे मम्मी पापा नहीं है तो क्या मुझे खुश रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की दुकान पर झंडा खरीदने के लिए आती है। बंटी भैया, मुझे जल्दी से एक झंडा दे दो, मुझे महाराज के महल में ध्वजारोहण के लिए जाना है। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, अभी देता हूँ झंडा। ये देखो, ये 10 रुपए का है और ये 15 रुपए का है। बोलो आपको कितने रुपए वाला झंडा दे दूँ? तभी टूनी चिड़िया बंटी कबूतर की दुकान पर आती है और फिर वह टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, आंटी टुनटुनी आंटी, मुझे भी एक झंडा दिला दो ना, मुझे भी 26 जनवरी के ध्वजारोहण में महाराज के महल में जाना है। सुबह से मैंने कई पक्षियों से कहा झंडा दिलाने के लिए, पर किसी ने भी मुझे झंडा नहीं दिलाया। टुनटुनी आंटी, प्लीज आप मुझे एक झंडा दिला दो ना। कितनी प्यारी बच्ची है, भगवान ने इसके साथ बहुत नाइंसाफी की है जो इसके माँ बाप को इतनी जल्दी छीन लिया। बंटी भैया, आप इसे एक झंडा दे दीजिए, इस झंडे के पैसे मैं दे दूंगी आपको। टूनी बेटा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी महाराज के महल में ध्वजारोहण के लिए? मैं भी वहीं जा रही हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी आंटी, चलूंगी। फिर टूनी चिड़िया टुनटुनी के साथ महाराज के महल में जाने के लिए निकल जाती है। दोनों बातें करते हुए जा रही होती है। तभी टुनटुनी चिड़िया टूनी से बोलती है, टूनी बेटा, क्या तुम जानती हो 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? नहीं आंटी, मुझे नहीं पता कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। टूनी बेटा, 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों महाराज के महल में पहुंच जाती है। महल पहुंचकर दोनों लोग ध्वजारोहण में हिस्सा लेते हैं। टूनी चिड़िया ध्वजारोहण में शामिल होकर बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया को गोद ले लेती है और उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया हंसी खुशी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। पक्षीपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी रानू चिड़िया के साथ रहता था। उनकी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक बाबा के आशीर्वाद से रानू चिड़िया शादी के 12 साल बाद गर्भवती होती है। कालू कौवे को एक बेटे की आस थी। वह चाहता था कि उसे एक बेटा हो, लेकिन उसकी किस्मत में तो एक बेटी लिखी थी। कालू कौवे के घर बेटी का जन्म होता है, लेकिन कालू कौवा अपनी बेटी को देखकर उदास हो जाता है। वह लड़की थी इसलिए नहीं, बल्कि वह इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे को फौज में भेजना होता है। लेकिन उसके यहाँ बेटी का जन्म होता है।
जिस कारण कालू कौवे का अपने बेटे को फौज में भेजने का सपना सपना ही रह जाएगा। कालू यह सब मन ही मन सोच रहा होता है। तभी रानू चिड़िया अपने पति से बोलती है, कालू जी अपनी बेटी को देखिए ना एक बार, बिल्कुल आप पर गई है, एक बार तो देखिए ना इसकी तरफ। नहीं रानू, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ अब। अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया तो जो आप एक बार अपनी बेटी की तरफ भी नहीं देख सकते? रानू, अभी मैं बहुत उदास हूँ और मेरा अभी तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गांव के सभी पक्षी कालू कौवे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पक्षी कालू को ताना मारते हुए कहता है, अरे कालू, तुझे बेटी हुई है ना, लड्डू नहीं खिलाएगा हमको? अरे लड्डू कैसे खिलाएगा? उसकी शक्ल तो देखो, 12 बजे हुए हैं। ऐसे लग रहा है अपनी बेटी की शक्ल देखकर सदमा लग गया है कि उसकी शादी कैसे करूंगा। परेशान हो रहा है यही सोचकर। अरे कालू, अब तेरा सपना कैसे पूरा होगा? कौन सा सपना? बिट्टू भाई जरा हमें भी तो बताओ। अरे कालू, जब जवान था तो वह फौज में भर्ती होना चाहता था, पर इसके पंख में लगी चोट के कारण इसे फौज भर्ती नहीं किया गया। तब इसने ये सपना देखा था कि जब इसका बेटा होगा तब वह उसे फौज में भेजेगा। पर किस्मत का खेल तो देखो, पहले तो इसे कोई औलाद ही नहीं हुई और जब 12 साल बाद औलाद हुई तो वह भी बेटी हुई। अब बेचारे कालू का सपना तो सपना ही रह गया। कालू कौवा उन सभी पक्षियों की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रानू चिड़िया और कालू कौवे की बेटी टूनी चिड़िया अब बड़ी हो जाती है। कुछ ही समय बाद टूनी चिड़िया पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगती है। टूनी बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, हमेशा ही मस्ती में मग्न रहती थी और पढ़ाई लिखाई में भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पूरा दिन दौड़ भाग में लगी रहती थी। सारा दिन जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन की बात है, टोनी ये क्या बात है, इस बार भी तू परीक्षा में फेल हो गई? माँ, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। मुझे तो बस घूमना फिरना खेलना कूदना यह सब अच्छा लगता है। बेटा, तू अभी पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो आगे चलकर जिंदगी में क्या करेगी? तभी कालू कौवा भी वहाँ आता है और दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर गुस्से में वह बोलता है, अरे रानू, तुम भी ना भैंस के आगे बीन बजा रही हो। करने दो इसे जो करना है। वैसे भी इसके 18 साल के होते ही मैं इसकी शादी कर दूंगा। फिर ये चाहे जो करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कालू कौवा कभी भी टूनी से प्यार से बात नहीं करता था। पापा, आपको मेरे से क्या परेशानी है? जब देखो तब आप मेरे पीछे पड़े रहते हो, कभी प्यार से बात ही नहीं करते हो। कभी प्यार से आपने पूछा है, बेटी तुझे कोई परेशानी तो नहीं? पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया है। जानना चाहती है तू? तेरे पैदा होते ही मेरा सपना टूट गया। मैंने सोचा था मेरा बेटा होगा, उसको मैं फौज में भेजूंगा, फिर वह हर जगह मेरा सम्मान होता। टूनी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे लगता है कि उसने लड़की बनकर कोई गुनाह कर दिया है। फिर कुछ समय बाद किसी गंभीर बीमारी की वजह से कालू कौवे की मृत्यु हो जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी रानू चिड़िया पर आ जाती है। टोनी, मैं काम पर जा रही हूँ, तो घर से बाहर मत जाना। मैंने खाना बना दिया है, भूख लगे तो खा लेना। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी उसे जंगल में कुछ फौजी पक्षी दिखते हैं। टूनी उन पक्षियों को देखने के लिए उनके पास जाती है। उनमें से कुछ फौजी महिलाएं भी थी और गांव के सभी लोग उनको सैल्यूट करके सम्मान दे रहे थे। तभी टूनी चिड़िया अपने दोस्त सोनू के पास जाती है और उससे पूछती है, सोनू, गांव के सभी लोग इन फौजियों को सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फौजी देश की रक्षा करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर बॉर्डर पे रहते हैं और विदेशी पक्षियों से हमारी रक्षा करते हैं। मैं भी बड़ा होकर फौज में जाऊंगा। टूनी उन फौजी पक्षियों को देखकर और सोनू चिड़े की बात सुनकर फौज में जाने का सोचती है और अपनी माँ को बताती है। लेकिन टूनी की माँ उसको फौज में भेजने के खिलाफ थी। माँ, मैं फौज में जाना चाहती हूँ और पापा का भी तो यही सपना था ना। मैंने सोच लिया है, मैं फौज में जाऊंगी। तेरे पापा फौज के लिए पागल थे, पर बेटी तू फौज में नहीं जाएगी। ये काम लड़कियों के लिए ठीक नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं
कि कल को तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। बेटी तू कोई और सपना देख और फौज में जाने का सपना छोड़ दे। टूनी अपनी माँ की बातें चुपचाप सुन लेती है और मन ही मन ठान लेती है कि उसको फौज में ही जाना है। टूनी अब मन लगाकर पढ़ाई करती है और 10th क्लास में पूरे जंगल में टॉप करती है। देखो माँ, मैंने पूरे जंगल में टॉप किया है। अरे वाह मेरी बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब देखना माँ, मैं भी आर्मी में जाऊंगी और देश की सेवा करूंगी। टोनी मैंने मना किया है ना, अपने दिमाग से फौज का भूत निकाल दे। ये लड़कियों के लिए सही जगह नहीं है। माँ लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं आर्मी में ही जाऊंगी। टूनी अपनी माँ को बिना बताए आर्मी में जाने की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन वो अपनी माँ से दौड़ने के लिए जूते नहीं मांग सकती थी, इसलिए वो नंगे पांव ही दौड़ना शुरू कर देती है। उसके पैरों से खून आने पर भी वह रुकती नहीं है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। 12वीं कक्षा पूरी करते ही टूनी बिना माँ को बताए फौज में जाने का फॉर्म भर देती है। टूनी चिड़िया ने दौड़ में अच्छे नंबर हासिल किए होते हैं और पेपर में भी वह पास हो जाती है। फिर टूनी आर्मी की ड्रेस पहनकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ मैं फौजी बन गई। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तूने आर्मी ज्वाइन कर ली। माँ आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने तो पापा का सपना भी पूरा किया। अगर वो जिंदा होते तो कितने खुश होते। तूने अपने पिता का तो सपना पूरा कर दिया, लेकिन अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। तेरे सिवा आखिर मेरा कौन है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, ये कभी तूने सोचा है? पर माँ मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद टूनी अपने ड्यूटी पर चली जाती है। कई महीने बीत जाते हैं, टूनी की कोई खबर नहीं आती, तो उसकी माँ सोचती है, हे भगवान, बहुत समय बीत गया है। तुम टोनी का हमेशा ध्यान रखना, वह जहाँ भी हो उसे सही सलामत रखना। इसी बीच फोन बजता है और रानू चिड़िया फोन उठाती है। हेलो, कौन? मैं रोनी आर्मी से बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी बात टोनी से करवा सकते हैं? काफी समय से उससे बात भी नहीं हुई और उसकी कोई खबर भी नहीं है। माँ जी आपकी बात अब कभी टोनी से नहीं हो सकती। पड़ोसी देश ने अचानक से हमला कर दिया था। टोनी ने बहुत बहादुरी से उनका सामना भी किया और अपने देश की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। अब वो हमारे बीच में नहीं रही। हम 2 दिन बाद उसका पार्थिव शरीर लेकर आपके घर आ जाएंगे। रानू चिड़िया ये सब बात सुनकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। 2 दिन बाद टूनी का पार्थिव शरीर गांव में आता है। रानू उसके शरीर को देखकर खूब रोती है। गांव के सभी लोग टूनी के शरीर के आखिरी दर्शन करने के लिए वहां आते हैं। आखिर तूने साबित कर दिया बेटी कि बेटे ही नहीं बेटियां भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग सकती हैं। तेरे पापा आज जिंदा होते तो ये देखकर तुझ पर बहुत गर्व करते। रानू अपनी बेटी को आखिरी सैल्यूट कर उसको अंतिम विदाई देती है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत करीब थी। टूनी चिड़िया कबाड़ी चुनने और बेचने का काम करती थी। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ कबाड़ी चुनने जाया करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए वह घर पर ही आराम कर रही थी। उस दिन टुनटुनी चिड़िया अकेले ही कबाड़ी चुनने जाती है। तभी उसे रास्ते में एक पतंग गिरी हुई दिखती है, तो वह उस पतंग के पास जाती है और पतंग देखकर खुद से ही बोलती है, अरे ये रास्ते में किसकी पतंग गिरी हुई पड़ी है? यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। शायद ये कहीं से कट कर आई है और यहाँ आकर गिर गई है। चलो इस पतंग को मैं ही अपने साथ घर ले जाती हूँ और घर ले जाकर दूसरे बच्चों की तरह मैं भी इस पतंग को उड़ाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया पतंग को हाथ में लेकर खुद से ही बातें करती हुई रास्ते से जा रही थी। तभी पास में खड़ा एक बच्चे की नज़र टुनटुनी के हाथों में जो पतंग थी उस पर पड़ती है। पतंग देखकर वह बच्चा अपनी माँ से बोलता है, मम्मी देखो ना, उस दीदी के पास कितनी सुंदर पतंग है, मुझे वह पतंग चाहिए। अरे बिट्टू बेटा, हम दूसरों की पतंग उनसे नहीं ले सकते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पतंग की दुकान से नई पतंग दिलवा देती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे तो यही पतंग चाहिए जो इस दीदी के हाथ में है। आप जब तक मुझे यह पतंग नहीं दिलवाओगे तब तक मैं घर भी नहीं जाऊंगा।
बेटा इस तरह जिद नहीं करते, चल मैं दुकान से तुझे नई पतंग दिलवा देती हूँ। बिट्टू की माँ उसे बहुत समझाती है, लेकिन बिट्टू अपनी माँ की बात नहीं मानता है और अपने बच्चे की जिद की वजह से बिट्टू की माँ टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, बेटा क्या तुम मुझे यह पतंग बेचोगी? मेरे बेटे ने जिद पकड़ रखी है कि उसे यही पतंग चाहिए, तो क्या तुम मुझे यह पतंग दे दोगी? ठीक है आंटी, आप ये पतंग ले लीजिए, लेकिन मैं ये पतंग आपको 10 रुपए में दूंगी। 10 रुपए लेकर टुनटुनी चिड़िया वह पतंग उस बच्चे को दे देती है। पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आती है और घर आकर सारी बात वह अपनी माँ टूनी चिड़िया को बताती है। माँ मैंने ये 10 रुपए एक पतंग बेचकर कमाए हैं। लेकिन टुनटुनी बेटा तेरे पास यह पतंग कहाँ से आई? माँ जब मैं कबाड़ी चुनने जा रही थी तभी रास्ते में मुझे एक जगह पतंग पड़ी हुई मिली। माँ आपको भी तो पतंग बनाने आती है, क्या हम लोग भी पतंग बनाकर बेचें? कुछ ही दिनों में मकर संक्रांत का त्योहार भी आने वाला है और मकर संक्रांत में पतंग की बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है तेरी टुनटुनी बेटा। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, वह पैसे मैं तुझे दे देती हूँ, फिर तू बाजार जाकर पतंग बनाने का सारा सामान ले आना। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को कुछ रुपए और पतंग बनाने के सामान की लिस्ट देती है। सामान की लिस्ट और पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया बाजार चली जाती है और बाजार जाकर वह पतंग बनाने का सारा सामान खरीदकर अपने घर वापस ले आती है। फिर पूरी रात जागकर दोनों माँ बेटी खूब सारी रंग बिरंगी पतंग बनाते हैं और फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सारी पतंग बाजार ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। पतंग ले लो पतंग, 10 रुपए में रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंग ले लो। टुनटुनी की आवाज सुनकर आसपास खेल रहे बच्चे पतंग खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आते हैं और उससे बोलते हैं, दीदी मुझे ये पीली वाली पतंग दे दो। दीदी मुझे भी यह लाल वाली पतंग दे दो। टुनटुनी 10 रुपए में एक पतंग बेच रही थी। सस्ती पतंग बेचने के कारण टुनटुनी की पतंग की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी। पास में ही कालू कौवे की भी पतंग की दुकान थी। वह एक पतंग 15 रुपए में बेचता था, जिस कारण आज सभी बच्चे टुनटुनी चिड़िया से ही पतंग खरीद रहे थे। टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर भीड़ देखकर कालू कौवा उससे चिढ़ जाता है और फिर वह टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे बोलता है, ये चिड़िया तू अपनी दुकान यहाँ से हटा, आज तेरी वजह से कोई भी बच्चा मेरी दुकान से पतंग नहीं खरीद रहा है। ठीक है कालू काका, मैं दूसरी जगह जाकर अपनी पतंग की दुकान लगा लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दूसरी जगह ले जाकर अपनी पतंग बेचने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सस्ती पतंग बेच रही थी, जिस वजह से सभी बच्चे अभी भी टुनटुनी चिड़िया की दुकान से ही पतंग खरीद रहे थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब कोई भी बच्चा कालू कौवे की दुकान से पतंग नहीं खरीदता है। एक दिन की बात है, कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी उससे बोलती है, कालू जी मैंने सुना है कि टुनटुनी और उसकी माँ घर पर ही पतंग बनाते हैं, जिस कारण वह सस्ते में पतंग बेचते हैं। कालू जी आप भी शहर जाकर सस्ती चाइनीज पतंग और मांझा खरीद कर ले आइए, फिर हम भी सस्ती पतंग बेचेंगे, जिससे जंगल के सभी बच्चे फिर से हमारी ही दुकान से पतंग खरीदने लगेंगे। अब कालू कौवा भी शहर से चाइनीज पतंग और मांझा लाकर अपनी दुकान पर बेचने लगा। कालू कौवा अब एक पतंग 5 रुपए में बेच रहा था। सस्ती में पतंग बेचने के कारण अब जंगल के सभी बच्चे कालू कौवे की ही दुकान से पतंग खरीदने लगते हैं। अब कालू कौवे की दुकान पर फिर से ग्राहकों की लाइन लग जाती है। एक दिन की बात है, कालू कौवे का बेटा सोनू अपने दोस्तों के साथ चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहा होता है। तभी कहीं से चाइनीज मांझा उसके गले में फंस जाता है और उस कारण उसके गले की नस कट जाती है। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत ही सोनू कौवे को अस्पताल ले जाती है और अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाती है। समय पर इलाज मिलने के कारण सोनू कौवे की जान बच जाती है। जब कालू कौवे और सुंदरी कौवी को इस बात का पता चलता है तो वह लोग रोते बिलखते अस्पताल पहुँचते हैं। अपने बच्चे को सही सलामत देखकर वह दोनों टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं। बिटिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी दुकान वहाँ से हटाकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की जान बच पाई। अब से मैं चाइनीज मांझा और पतंग बेचना बंद कर दूंगा। मेरे लालच की वजह से आज मेरे ही बेटे की जान खतरे में पड़ गई। उस दिन के बाद से कालू कौवा चाइनीज पतंग और मांझा बेचना बंद कर देता है। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पतंग बेचने लगती है और जंगल के सभी पक्षी अब फिर से टुनटुनी चिड़िया से ही पतंग खरीदने लगते हैं। आनंदपुर जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा जंगल में रहने वाले पक्षियों के कपड़े सिलकर अपनी रोजी रोटी चलाता था।
कालू कौवा उस पूरे जंगल में सबसे गरीब पक्षी था। माँ बाबा अब तो सो जाओ आप लोग, देखो ना कितनी रात हो गई है। बस बेटी 2 लहंगे और बना लूं, कल ग्राहक को लहंगा तैयार करके देना है। कालू जी ये लो, ये वाला लहंगा मैंने काट दिया है, अब आप इसमें सिलाई लगा दो। दोनों मियाँ बीवी इसी तरह दिन रात मेहनत करते थे ताकि वह अपनी बेटी सुनहरी की अच्छी तरह परवरिश कर सके। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब सुनहरी चिड़िया भी बड़ी हो गई थी। एक दिन की बात है, जब कालू कौवा वापस अपने घर लौट रहा होता है तो उसे देख जंगल के 2 पक्षी बातें करने लगते हैं। अरे वो देखो, वो जा रहा है गरीब बेटी का बाप कालू कौवा। अरे आज चिड़िया की जगह एक चिड़ा पैदा किया होता तो कम से कम नौकरी करके घर बार तो देख लेता, लेकिन इसकी बदकिस्मती है तो देखो, एक तो गरीब ऊपर से बेटी का बाप। भाई पता नहीं यह गरीब बाप अपनी बेटी को दहेज भी कैसे दे पाएगा। शायद इसलिए अभी तक इसकी बेटी के लिए कोई पक्षी रिश्ता लेकर नहीं आया है। मुझे तो कालू कौवे पर बड़ा ही तरस आता है। बेचारा कालू कौवा उन पक्षियों की बात सुनकर उदास हो जाता है और चुपचाप अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर तुरंत ही वह कपड़े सिलने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ कालू जी, आज आप कड़ी धूप से आते ही सीधा काम पर लग गए और आपने खाना भी नहीं खाया अभी तक, सब ठीक तो है ना? टुनटुनी अपनी सुनहरी बिटिया अब जवान हो गई है और गांव में उसकी उम्र की सभी चिड़ियों की शादी हो गई है, लेकिन अपनी बिटिया अभी तक कुंवारी है। दिन रात आंखें फोड़ फोड़ कर कपड़े सिल कर भी हम इतने पैसे नहीं जमा कर पा रहे हैं कि उसकी शादी करा सकें। हमारी तो 2 वक्त की रोटी का भी गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है, तो सुनहरी की शादी हम कैसे कर पाएंगे? कालू जी आप परेशान ना होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। सभी सुनहरी चिड़िया रसोई में से अपने माँ बाबा को आवाज लगाते हुए उनसे बोलती है, माँ बाबा घर में थोड़े से चावल रखे थे, मैंने उन्हीं चावल में नमक हल्दी मिलाकर पका दिया है। चलो अब हम तीनों मिलकर उन चावलों में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। फिर सुनहरी चिड़िया हाथ में चावल का कटोरा लेकर आती है। सुनहरी चिड़िया को आता देख कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछ लेते हैं। कटोरी में थोड़े से चावल होते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, हे ऊपर वाले, इतने से चावल, इससे तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। फिर कालू कौवा सुनहरी चिड़िया से बोलता है, अरे सुनहरी बिटिया, वो आज मेरा पेट भरा भरा लग रहा है, मुझे भूख नहीं है, ऐसा करो तुम दोनों खा लो। दोनों माँ बेटी समझ जाती है कि थोड़े से चावल देखकर कालू कौवे ने खाना खाने से इनकार कर दिया है। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी कबूतरी आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो इस गरीब को खाना खिला दो। कालू कौवा उस बूढ़ी कबूतरी को अपने घोंसले में लेकर आता है और फिर उसे पानी पीने को देता है। अरे अम्मा, इतनी बारिश में आप जंगल में क्यों घूम रही हो? बेटा यूं समझ लो, पेट की भूख मुझे रोक ना पाई, इसलिए मैं इतनी तेज बारिश में भी दर दर भटक रही हूँ खाने की तलाश में। कालू कौवे की बेटी सुनहरी चिड़िया भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की होती है। वह चावल का पूरा कटोरा उस बूढ़ी अम्मा को खाने को दे देती है। यह लो अम्मा, यह चावल आप खा लो, आपको बहुत भूख लगी है ना? खुद के लिए घर में खाने को एक दाना नहीं है और सारे चावल लाकर मुझे दे दिए। तुम्हारे जैसे नेक दिल का परिवार पूरे जंगल में कहीं नहीं है। इस जंगल में सभी पक्षी तुमसे अमीर हैं, लेकिन फिर भी उन सभी ने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की बेटा। इतने कहते ही वह बूढ़ी कबूतरी एक सोन परी में बदल जाती है। सोन परी? हाँ, मैं एक सोन परी हूँ और मैंने सभी पक्षियों की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था, लेकिन इस पूरे जंगल में मेरी मदद करने वाला कोई भी पक्षी नहीं मिला। मुझे पूरे जंगल में किसी ने भी मदद नहीं की। अब मैं आप लोगों को यह वरदान देती हूँ कि आप जब भी किसी चीज को पुकार कर मेरा नाम लोगे तो वह सोने में बदल जाएगी। कालू कौवे, जो लहंगा तुमने अपनी बेटी सुनहरी की शादी के लिए बना कर रखा है, जरा उसे छूकर मेरा नाम लो। कालू कौवा तुरंत ही उस लहंगे को बक्से में से लेकर बाहर आता है और उसे छूकर सोन परी कहता है,
पल भर में ही वह साधारण सा लहंगा सोने के लहंगे में बदल जाता है। यह करिश्मा देखकर वह सभी हैरान हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोनपरी, ये तो सचमुच कमाल हो गया। सोनपरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। आपने मेरे माँ बाप को बहुत खुश देख लिया है। आप सचमुच बहुत अच्छी हो सोनपरी। आप लोग अब खुश रहो। अब आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर वह सोनपरी वहां से गायब हो जाती है। अब कालू कौवा सोनपरी का नाम लेकर पत्थर को भी छूता तो वह भी सोना बन जाता था, जिसे वह सुनार के पास ले जाकर बेच दिया करता था। सोना बेचकर उसे बहुत पैसे मिल जाते थे। अब वह लोग जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर रहने लगते हैं, जिसमें उनके सुख सुविधा की हर चीज होती है। और अब वह लोग उस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। सुंदरवन नाम के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर के पास खेती करने के लिए जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे। एक दिन की बात है, घर के हालात देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, बंटी जी, आप मेरी बात मान लीजिए। मुझे कड़कनाथ सेठ के घर पर काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के छोटे मोटे काम ही तो करने हैं। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं वहां जाकर काम कर लूंगी? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। टुनटुनी, तुम मुझसे ऐसी बात मत किया करो। तुम्हारी ये सारी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती है। यह मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। तुम जानती नहीं हो क्या उस कड़कनाथ सेठ की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर चिड़िया पर बुरी नजर रखता है। टुनटुनी, तुम कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाओगी। बंटी कबूतर सारा दिन बस इसी चिंता में रहता था कि वह अपनी पत्नी और बेटी को भरपेट 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाता है। बंटी कबूतर जब भी जंगल में किसी दूसरे पक्षी से मदद मांगने जाता था तो वह सभी उसकी मदद करने से मना कर देते थे। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते अधमरा सा हो जाता है। वहीं पास की डाल पर बैठा हुआ कड़कनाथ सेठ यह सब कुछ देख रहा होता है। कड़कनाथ सेठ गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब बंटी कबूतर उससे मदद मांगने उसके पास आए और वह उसकी जमीन हथिया ले। थोड़ी देर बाद कड़कनाथ सेठ बंटी कबूतर के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ बंटी, तुझे कितनी बार कहा है तू अपनी जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं सेठ जी, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह जमीन मेरे पिताजी की निशानी है और भला इसे मैं कैसे बेच सकता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, सुनिए बंटी जी, घर में आटा खत्म हो गया है और अब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। अब हम लोग क्या खाएंगे? टुनटुनी, तुम सुनहरी के लिए कुछ खाने का देख लो। हम दोनों का क्या है, हम तो भूखे ही सो जाएंगे। लेकिन बंटी जी, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपको भी तो भूख लगी होगी ना? भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन टुनटुनी मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद कर ला। और हमारा खेत भी बंजर है, इसमें घास का एक अंश भी नहीं उगता है। अपने पति को इतना लाचार और मायूस देखकर टुनटुनी चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वह अपने घर के आंगन में लगी घास को देखने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। फिर टुनटुनी चिड़िया आंगन में जाकर थोड़ी सी घास तोड़कर ले आती है। फिर वह उस घास की गोल गोल रोटी बनाकर तैयार कर लेती है और फिर वह रोटियां ले जाकर अपनी बेटी सुनहरी और पति बंटी कबूतर को देती है। यह खाना खा लो सुनहरी बिटिया। और हाँ सुनहरी, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हो गया माँ? मास्टर जी कहते हैं अगर मुश्किल वक्त में कुछ भी खाने को मिले तो उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सुनहरी बिटिया तुम्हारे मास्टर जी ने। फिर सुनहरी चिड़िया और बंटी कबूतर वह घास की बनी रोटी खाते हैं
दोनों को घास से बनी रोटियां बहुत पसंद आती हैं। फिर वह दोनों टुनटुनी चिड़िया से बोलते हैं, वाह माँ, यह रोटियां तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। आज तो मजा ही आ गया खाना खाकर। हाँ टुनटुनी, सच में घास से बनी रोटियां तो लाजवाब है। यह रोटियां तो गेहूं के आटे की रोटी से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। सुनहरी और बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वह उन दोनों से बोलती है, मैं जानती हूँ कि ये रोटियाँ अच्छी नहीं बनी है। आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो, लेकिन मेरे पास आप दोनों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। आप दोनों मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। अब तुम रो मत, मैं कल ही काम की तलाश में शहर के जंगल में जाता हूँ। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर एक चिंटू नाम का उल्लू आता है। अरे सुनिए, क्या यह बंटी कबूतर का घर है? उनके लिए कुछ खास तोहफा है। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। बताइए क्या काम है आपको बंटी जी से? तभी बंटी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ और कुछ महीने पहले आपने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था उसका आज रिजल्ट आया है और आप यह लॉटरी जीत गए हैं, जिसका इनाम पूरे 2 लाख रुपए है। क्या 2 लाख रुपए? जी हाँ, 2 लाख रुपए, और साथ में यह आज पूरे दिन का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके पूरे परिवार के लिए। यह सुनकर कालू, कौवा, टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी सभी बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, जिसकी इतनी अच्छी बेटी हो उसकी भगवान क्यों नहीं सुनेगा। उस दिन के बाद से बंटी कबूतर के तो दिन ही बदल जाते हैं। अब बंटी कबूतर खेती करने का सारा सामान खरीद लेता है और वह अपने खेत में बीज बो देता है। फिर उसके खेत में भी फसल उगती है। साथ ही वह लोग अपने लिए एक पक्का घर भी बनवा लेते हैं। देखते ही देखते वह लोग उस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते और फिर बंटी कबूतर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।